हेलो फ्रेंड। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 सितंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका भरतनाट्यम दिया गया था, तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1968 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में जो इन्हें पद्म भूषण से और 2016 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 1977 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम का जो है ये आपका पुराना नाम भी जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है ना, इसे आपका सादिर अट्टम या फिर दासी अट्टम के नाम से भी जो वो जाना जाता था, और 1932 के बाद जो है इसे भरतनाट्यम का नाम जो वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भरतनाट्यम जो है ये आपका किस प्रकार का जो वो नृत्य है, तो ये जो आपका एकल स्त्री नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे कि पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, अनीता रत्नम, टी बाला सरस्वती, शांता रॉय, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, यामिनी कृष्ण मूर्ति, कमला, इसके अलावा कमला वैजंती माला, सोनल मान सिंह, संयुक्ता पाणिग्रही और रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसके अलावा स्वप्न सुंदरी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। और वहीं अगर कुचिपुड़ी के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका कुचिपुड़ी है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किसे जो है 2008 में भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको हर बार बताते आया हूँ कि 2008-9 में पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पंडित भीमसेन जोशी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में इनका जो है घराना भी जो वो पूछा जाता है। तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी जो है ना, ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है ये आपके किराने घराने से जो है ये आपके ताल्लुकात जो वो रखते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि आपका 2002 में जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो ये किससे सम्मानित किया गया था। तो पंडित भीमसेन जोशी को ही जो है वो सम्मानित किया गया था। इनके अलावा इनके अगर अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1972 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से जो है इन्हें 1998 में सम्मानित किया गया था। 1999 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था, और महाराष्ट्र भूषण से जो है 2002 में इन्हें सम्मानित किया गया था, और कर्नाटक रत्न से जो है इन्हें 2005 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना, ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पूछा गया था ना, तो ये आपका 2020 में जो है ये आपका असम गुवाहाटी में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अगर पूछा गया था तो असम गुवाहाटी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना, ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपका मध्य प्रदेश के जो है 8 शहरों में आयोजित किया गया था। तो फिर आपका मध्य प्रदेश जो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 5वें संस्करण 2023 में जो है पदक तालिका में पहले स्थान पे आपका कौन सा राज्य रहा था। तो ये आपका महाराष्ट्र रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो है टोटल आपके 161 पदक जो वो जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था, और तीसरे स्थान पे जो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा था। तो ये तो हो गया आपका 5वां संस्करण के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है 6वां संस्करण भी जो वो आपका आयोजित किया जा चुका है, जो कि आपका 2024 में जो है ये आपका
तमिलनाडु राज्य में जो वो आयोजित किया गया है। और तमिलनाडु के कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो ये आपका 4 शहरों में जो है वो आयोजित किया गया था। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां जो संस्करण हुआ था ना तमिलनाडु में, इसमें जो आपके कितने खेलों को जो वो शामिल किया गया था। तो देखिए इसमें आपके टोटल 26 खेलों को जो है वो शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पुराना नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए इसका जो पहला संस्करण जो आयोजित किया गया था, ये आपका 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। लेकिन उस समय जो गेम का नाम था ना, वो आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये जो है कब किया गया था, तो देखिए इसका नाम बदलकर जो है 2019 में ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो वो कर दिया गया था। और 2019 का जो आपका दूसरा संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये कहां पर हुआ था, तो ये आपका पुणे में आयोजित किया गया था। तीसरा तो मैंने आपको बता दिया असम गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और चौथा की बात कर ले तो ये आपका 2021 में नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से। और ये जो आपका 2022 में आयोजित किया गया था, जो कि आपका हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग होता है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपका अलग होता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जो आयोजन है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो वो किया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला जो संस्करण है, ये कब आयोजित किया गया था, तो ये आपका 2020 में आयोजित किया गया था। और कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पांड्य वंश की जो है राजधानी जो है वो पूछा गया था। तो देखिए पांड्य वंश की जो राजधानी थी ना, ये मदुरै थी। तो मदुरै आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1989 में किस समिति ने जो है स्थानीय शासन के निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो देखिए 1989 में जो है ये आपके पीके थुंगन समिति ने जो है स्थानीय शासन के निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो वो सिफारिश की थी। तो पीके थुंगन समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो है कौन सा समूह जो वो बनाया गया है। तो देखिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो है ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह जो वो बनाया गया है। तो स्वयं सहायता समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस ग्रुप में आपका जो है समूह महिलाओं की वित्तीय निर्णय लेने की जो वो क्षमता प्रदान की जाती है, सामाजिक नेटवर्क और संपत्ति के स्वामित्व में जो है सुधार करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो है वो मदद कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोषण 2 योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए पोषण 2.0 का जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपका देश में मानव पूंजी विकास में जो है योगदान देना, इसके अलावा कुपोषण की चुनौतियों को जो वो समाधान करना और अस्थायी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए जो है ये आपका पोषण जागरूकता प्रदान करना और अच्छी खान पान की आदतों को जो वो बढ़ावा देना, ये जो आपका पोषण 2.0 योजना का जो वो मुख्य उद्देश्य है। तो इन्हीं में से आपका कोई ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज मोनो एटॉमिक एलिमेंट यानी एकल एक परमाणु तत्व जो है इनमें से कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपका मोनो एटॉमिक एलिमेंट होता क्या है। तो देखिए ऐसे एलिमेंट जो आपके जो है सिंगल एटम से जो वो बने होते हैं, यानी आपका आणविक रूप से जो है या आपके एकल परमाणु से जो वो बने होते हैं, उन्हें जो आपका मोनो एटॉमिक जो वो कहा जाता है, मोनो एटॉमिक एलिमेंट जो वो कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर ले तो हीलियम जो है ना, ये आपका एक मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। तो हीलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके उत्कृष्ट गैस जो आपके इनर्ट गैस होते हैं ना, वो भी आपके मोनो एटॉमिक एलिमेंट ही होते हैं, जैसे कि आपका नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं। वहीं अगर डाई एटॉमिक की बात कर ले तो देखिए डाई एटॉमिक जो एलिमेंट होते हैं ना, यानी डाइएटॉमिक एलिमेंट, ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह से बने तत्वों को जो है ये आपका डाइएटॉमिक जो है वो कहा जाता है। और एग्जांपल के तौर पे अगर बात कर ले डाइएटॉमिक एलिमेंट के बारे में, तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और क्लोरीन हो गया, ये सभी जो आपके डाइएटॉमिक एलिमेंट है।
तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच रिलीजन सेलिब्रेट ईस्टर फेस्टिवल, यानी ईस्टर जो त्यौहार है ना ये किस धर्म का त्यौहार है। तो देखिए ये जो आपका ईस्टर जो त्यौहार है ना ये आपका ईसाई धर्म का जो वो त्यौहार है, और ये जो आपका किस लिए मनाया जाता है, तो देखिए यीशु मसीह के उत्थान में विश्वास के रूप में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है, तो ईसाई धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में जो वो जिक्र किया गया है। तो देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का जो जिक्र है वो किया गया है, और 13वें शिलालेख के मुताबिक ही जो है आपका बताया गया था कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें साल में जो वो कलिंग युद्ध जो वो लड़े थे। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्षों के बाद जो ये कलिंग युद्ध लड़े थे, तो ये आपके 8वें साल के बाद जो है ये कलिंग के युद्ध जो वो लड़े थे। और कलिंग का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका 262-261 ईसा पूर्व में जो वो लड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, तो 13वां शिलालेख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज ए स्पाइरल बैक्टीरिया, यानी सर्पिल आकार का जो बैक्टीरिया है ना इनमें से कौन सा है। तो देखिए अगर स्पाइरल बैक्टीरिया की बात कर ले तो देखिए एस्पिरिल्ला, इसके अलावा स्पाइरोचिटिस और वाइब्रियस, ये सभी जो आपके हैं ना स्पाइरल बैक्टीरिया हैं। तो इन्हीं में से आपका कोई एक ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी प्रांतीय स्वायत्ता शुरू करने के लिए जो है भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम जो वो पारित किया गया था। तो देखिए प्रांतीय स्वायत्ता शुरू करने के लिए जो है भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ये आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो वो पारित किया गया था। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरिवर्षनम जो पुरस्कार है ना ये किस राज्य के द्वारा जो वो दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हरिवर्षनम जो पुरस्कार है ना ये आपका केरल राज्य सरकार के द्वारा जो वो दिया जाता है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इस पुरस्कार के तहत जो है जो भी पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता होते हैं उन्हें जो आपका 1 लाख रुपए का जो नगद पुरस्कार, इसके अलावा प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भी जो है वो दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार की शुरुआत है ना ये आपका 2012 में केरल सरकार के द्वारा जो इसे शुरू किया गया था, और इसका जो पहला जो पुरस्कार जो ये किसे प्रदान किया गया था, तो ये आपके येसुदास को जो वो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि बुझे हुए चूने का जो है रासायनिक नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो CaOH का जो होल ट्वाइस होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम पूछा जाए तो देखिए बिना बुझे हुए चूने का जो आपका रासायनिक नाम होता है ना वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और इसका सूत्र CaO होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बिना बुझे हुए जल के साथ अभिक्रिया जब कराई जाती है ना तो ये जो आपका बुझा हुआ चूना जो वो आपका उत्पादित जो वो करता है, आप ये रिएक्शन से भी जो वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य जो है वो शामिल नहीं होते हैं, जहां पे ऑप्शन में आपका रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज दिया गया था, इसके अलावा आपका रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज दिया गया था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया गया था, और एक आपका जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ना यानी जो जिला न्यायाधीश होते हैं ये आपके NHRC का जो वो सदस्य नहीं होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जो है वो बड़े बांध थे। तो देखिए सबसे अधिक जो आपके बड़े बांध है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो आपका मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आपका गुजरात का नंबर आता है, तो ये क्रम भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला जो है सबसे अधिक आबादी वाला है, यानी आपका पॉपुलेशन में पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आपका महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है ना ये आपका सबसे अधिक आबादी वाला जो वो जिला है, तो ठाणे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सबसे कम आबादी वाला जिला पूछा जाए तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो दिव्यांग घाटी है ना ये भारत का सबसे
सबसे कम आबादी वाला जिला है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर उच्चतम लिंगानुपात यानी सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाला जिला अगर पूछा जाए तो ये आपका पुदुचेरी के माहे जिला है। पुदुचेरी का माहे जिला का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 1176 महिलाएं हैं। तो ये आपका ये ध्यान में रखना है कि आपका लिंगानुपात में ये जो आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ वो आपका जिले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर राज्य के केस में पूछा जाए तो देखिए उच्चतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ना, ये आपका केरल राज्य है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर सबसे कम लिंगानुपात वाले अगर जिले की बात कर ले तो ये आपका दमन जिला है। दमन जिला का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 533 महिलाएं हैं, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है ना, ये खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, इसके अलावा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता जो वो बढ़ाना था। तो देखिए ये जो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना था ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपके सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन करने के क्षेत्रों में जो वो विकास करना था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये जो है कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1985 से लेकर जो है ये आपका 1990 तक रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो है आपका वृद्धि दर क्या रखा गया था, तो देखिए इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर है ना, ये आपका 5% जो वो रखा गया था, लेकिन जो वास्तविक विकास दर जो तय किया गया था ना, वो आपका 6.01% जो वो तय किया गया था। यानी ये जो पंचवर्षीय योजना रहा था वो आपका सफल रहा था। और इसमें आपका प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर है ना, ये आपका 3.7% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अलकनंदा और भागीरथी जो है ये कहाँ पर मिलती है। तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है ना, ये आपका देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंचप्रयाग के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए उत्तराखंड के पंचप्रयाग आपके कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका विष्णु प्रयाग हो गया। और विष्णु प्रयाग में आपका कौन कौन सी नदी मिलती है, इसका विष्णु प्रयाग में आपका कौन सा नदियों का संगम होता है, तो ये आपका अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का जो संगम है ना, ये आपका विष्णु प्रयाग में होता है। सेकंड बात कर ले नंद प्रयाग के बारे में, तो देखिए नंद प्रयाग में जो है ये आपका अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो वो संगम होता है। थर्ड आपका कर्ण प्रयाग है, तो देखिए कर्ण प्रयाग में जो है ये आपका अलकनंदा और पिंडर नदी का जो वो संगम होता है। रुद्र प्रयाग का तो मैंने आपको बता दिया, रुद्र प्रयाग में जो है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो वो संगम होता है। और देव प्रयाग का तो आपका पूछा ही गया था कि अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है ना, ये कहाँ पर होता है, तो ये आपका देव प्रयाग में होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कनक राजू को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए इन्हें जो है आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। या फिर प्रश्न ये पूछा गया था कि कनक राजू को गुसादी नृत्य शैली के योगदान के लिए इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए कनक राजू को जो है गुसादी नृत्य शैली में योगदान के लिए जो है इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो अगर ईयर पूछा गया था तो 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। और नृत्य शैली अगर पूछा गया था तो फिर आपका गुसादी नृत्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका बच्चों द्वारा अस्पष्ट रूप से मुझे मिला था कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है ये आपका गवर्नमेंट के किस पार्ट में है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और विजिलेंस जो वो दिया गया था। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए ना कि प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो है ना, ये सरकार की विजिलेंस यानी सतर्कता का जो ये पार्ट है में है। तो अगर ऑप्शन में आपका विजिलेंस दिया गया था तो विजिलेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक जो आपको मैं बता दूं कि आपका फुटबॉल से जो वो प्रश्न पूछा गया था कि फुटबॉल 2021 में जो है पेले का जो रिकॉर्ड है ना, ये किसने तोड़ा था। तो देखिए फुटबॉल 2021 में जो है पेले का जो रिकॉर्ड है ना, ये भारत के सुनील छेत्री ने जो वो तोड़ा था। तो ऑप्शन में आपका सुनील छेत्री दिया गया था, तो सुनील छेत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है जो कि आपका ये सेकंड शिफ्ट में आता है कि हरित क्रांति 1960 के दशक में फसल उत्पादन में जो है किस प्रकार की वृद्धि का जो वो दौर रहा था। तो देखिए हरित क्रांति 1960 के दशक में फसल उत्पादन में जो है ये आपका अनएक्सपेक्टेड एंड रिवोल्यूशनरी इंक्रीजेज रहा था। यानी आपका अप्रत्याशित एवं क्रांतिकारी जो वो वृद्धि जो वो देखने को मिला था। तो ऑप्शन में आपका जो है अप्रत्याशित दिया गया था यानी अनएक्सपेक्टेड दिया गया था। तो अप्रत्याशित आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके
इसके अलावा अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर ले तो देखिए भारत में हरित क्रांति के कारण जो है कृषि उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो वो वृद्धि हुआ था, और कृषि उत्पादन में भी जो सबसे ज़्यादा वृद्धि है ना, ये आपके खास तौर पर गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो देखने को मिला था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि पूरी रथ यात्रा में भगवान कृष्ण और इनके बहन सुभद्रा के अलावा किनको जो है इनका जो रथ यात्रा वो निकाला जाता है। तो देखिए उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा में जो है श्री कृष्ण के साथ इनके भाई बलराम, जिन्हें बलभद्र भी जो है वो कहा जाता है, और बहन सुभद्रा का जो रथ यात्रा जो वो निकाला जाता है। तो ऑप्शन में आपका बलभद्र यानी बलराम जो वो दिया गया था, तो बलभद्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण के रथ को जो है क्या कहा जाता है, तो ये आपका नंदी घोष वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं भगवान बलभद्र के रथ को जो है ये क्या कहा जाता है, तो देखिए भगवान बलभद्र के रथ को जो है ये आपका ताल ध्वज जो वो कहा जाता है, और इसमें आपके ध्वज पर तार का पेड़ जो वो अंकित रहता है, और इसमें आपके जो वो 14 पहिए होते हैं। इसके अलावा सुभद्रा के रथ को जो है ये क्या कहा जाता है, तो देखिए सुभद्रा के रथ को जो है ये आपका दर्प दलन के नाम से जो है वो जाना जाता है, और दर्प दलन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो ये आपका अभिमान को कुचलने वाला होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए गिरिजा देवी की बात कर ले तो इनका जो जन्म है ना, ये आपका 8 मई 1929 को जो है ये आपका वाराणसी में हुआ था, और वाराणसी जो है ये आपका किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है। और गिरिजा देवी जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गिरिजा देवी को जो है ये आपके ठुमरी की रानी भी जो है इन्हें कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनका घराना एग्जाम में पूछा जाता है, गिरिजा देवी ये जो आपका किस घराने से संबंधित है, तो ये आपका सेनिया और बनारस घराने से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गिरिजा देवी के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें जो आपका 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1972 में जो इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2016 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज द ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी डीपीएपी स्टार्टेड, यानी भारत में सूखा संभावित क्षेत्र जो कार्यक्रम है ना, ये किस पंचवर्षीय योजना में जो इसे शुरू किया गया था। तो देखिए भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है ना, ये आपका 1973-74 में यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है इसे शुरू किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले डीपीएपी का शुरू करने का जो मकसद था वो क्या था, तो देखिए इस कार्यक्रम को शुरू करने का जो मकसद था ना, वो आपका सूखा संभावित क्षेत्रों में जो है लोगों को रोजगार देना और उत्पादन के साधनों का जो वो विकास करना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये जो है कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1969 से लेकर जो 1974 तक रहा था। और इस योजना के जो आपके 2 मुख्य उद्देश्य थे, और वो 2 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे, तो देखिए पहला आपका स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा जो आपका आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि करना था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए इस योजना का जो आधार था ना, वो आपका गॉडगिल फॉर्मूला था। और इस योजना के दौरान जो भारत की प्रधानमंत्री थी ना, वो आपका इंदिरा गांधी थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपके 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया था, तो ये आपका 1969 यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का आपका लक्ष्य वृद्धि दर क्या था, तो ये आपका 5.6% था। लेकिन जो आपका वास्तविक विकास दर जो तय किया गया था ना, ये मात्र आपका 3.3% ही जो वो आपका प्राप्त जो वो किया गया था। यानी चौथी जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना, ये आपका असफल रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोकनायक के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। कुछ बच्चों ने बताया कि लोकनायक के बारे में पूछा गया था, और कुछ बच्चों ने बताया कि लोकमान्य के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं दोनों क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए अगर लोकनायक के बारे में पूछा गया होगा ना, तो देखिए लोकनायक के नाम से जो है ये आपके जयप्रकाश नारायण को जो है वो जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जयप्रकाश नारायण जी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी जो वो कहा जाता है, और इन्हें
जयप्रकाश नारायण जी को जो है आपका 1965 में समाज सेवा के लिए जो है इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था और इन्हें 1999 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था और पटना का जो हवाई अड्डा का भी नाम है ना वो इन्हीं के नाम पर जो वो रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि सीमांत गांधी के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है, तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जो है ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जो है ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जो है ये आपका लाला लाजपत राय को जाना जाता है, आंध्र केसरी के नाम से जो है ये आपके टी प्रकाशम को जो वो जाना जाता है, शेरे कश्मीर के नाम से जो है ये आपके शेख अब्दुल्ला को जो वो जाना जाता है, बंग बंधु के नाम से जो ये आपके शेख मुजीबुर रहमान को जो वो जाना जाता है, देश बंधु के नाम से जो ये आपका चितरंजन दास को जाना जाता है, दीन बंधु के नाम से जो ये आपका CF एंड्रूज को जो वो जाना जाता है। देखिए इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देश बंधु अगर पूछा जाना तो ये आपका चितरंजन दास को जाना जाता है, वहीं दीन बंधु पूछ ले तो ये आपका CF एंड्रूज को जो वो जाना जाता है। और देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि लोकमान्य के बारे में पूछा गया था, तो देखिए लोकमान्य के नाम से जो है ये आपका बाल गंगाधर तिलक को जो वो कहा जाता है। तो अगर लोकमान्य के बारे में पूछा गया था तो फिर आपका बाल गंगाधर तिलक जो वो करेक्ट आंसर होगा। और देखिए गुरुदेव के नाम से जो है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, राजा जी के नाम से जो है ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी को जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा अगर अंकल हो के नाम से जो है ये आपके हीची मिन को जो वो जाना जाता है, मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जो है ये आपके नेपोलियन बोनापार्ट को जो वो जाना जाता है, देश रत्न के नाम से जो है ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, नेताजी के नाम से जो है आपके सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, चाचा के नाम से जो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। इसके अलावा अगर अन्य उपनाम की बात कर रहे हैं तो देखिए युवा तुर्क के नाम से जो है ये आपके श्री चंद्रशेखर को जाना जाता है, शहीद आजम के नाम से जो है ये आपके भगत सिंह को जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से जो है ये सरोजनी नायडू को जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से जो है ये लता मंगेशकर को जाना जाता है। वहीं अगर उड़न परी के बारे में पूछा जाए तो उड़न परी के नाम से जो है ये आपके PT उषा को जो वो जाना जाता है। वहीं अगर विश्व कवि के नाम से जो है ये आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर, इसके अलावा आपके जो है कवि गुरु के नाम से भी जो आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है, सरदार के नाम से जो है ये आपके वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के रूप में ये आपके मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, फ्यूरर के नाम से जो है ये आपके एडोल्फ हिटलर को जाना जाता है, भारत का शेक्सपियर के नाम से जो है ये आपके महाकवि कालिदास को जाना जाता है, लिटिल कॉपरेल के नाम से जो है ये आपके नेपोलियन बोनापार्ट को जो वो जाना जाता है, और ब्लैक गांधी के नाम से जो है ये आपके मार्टिन लूथर किंग को जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है। तो देखिए पूर्व की ओर बहने वाली जो वे नदियां होती है जिनका मुंह बंगाल की खाड़ी में होता है, जैसे कि आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पैनुरू, पेनियार, वैगई, इसके अलावा स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी और पौनियार, ये सभी जो नदियां हैं ना ये आपके पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन में जो आपका गोदावरी दिया गया था तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां की बात कर ले तो देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां वे नदियां होती है जिनका मुंह जो है आपका अरब सागर में होता है, यानी जो नदियां अरब सागर में गिरती है ना वो आपका पश्चिम की ओर बहती है, जैसे कि नर्मदा और तापी, ये जो दो नदियां हैं ना ये आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोज नंबर, यानी अवोगाड्रो संख्या का जो है मान कितना होता है। तो देखिए अवोगाड्रो संख्या का जो मान है ना ये आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एवोगाड्रो नंबर को जो है ये आपका किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, तो आप देखे होंगे कि इस प्रकार से जो है एवोगाड्रो नंबर को जो वो डिनोट किया जाता है। तो ये सिंबल भी जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एवोगाड्रो की बात कर ले, यानी सबसे पहले जो आपका एवोगाड्रो संख्या ये किसने जो वो प्रस्तावित किया था, तो देखिए अमाडेओ एवोगाड्रो ने जो है पहली बार इसे जो है वो प्रस्तावित किया था और ये बताया था कि किसी भी दिए गए दबाव और तापमान पर गैस की जो मात्रा का जो परमाणु या फिर अणुओं की संख्या का जो आपका होता है ना ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है।
चाहे वह किसी भी प्रकार का गैस हो, वहाँ पे जो आपका अणु की संख्या जो होता है ना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टोल्कापियम वाज रिटेन बाय, यानी जो आपका टोल्कापियम जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया था। तो देखिए टोल्कापियम जो पुस्तक है ना, ये आपके टोल्कापियर के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो टोल्कापियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टोल्कापियम है ना, ये तमिल साहित्य कृति में सबसे पुराना जो इसे माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका टोल्कापियम जो पुस्तक है ना, ये आपका 3 पुस्तकों में जो वो बटा हुआ है। और वो 3 पुस्तक कौन कौन सी है? तो पहला जो है ये आपका अच्युताधिकारम, इसके अलावा दूसरा जो है ये आपका सोलाधिकारम, और तीसरा जो है ये आपका पुरुलाधिकारम। ये 3 पुस्तकों में जो है ये आपका बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पदियानी जो नृत्य है ना, ये किस राज्य का फोक डांस है। तो देखिए पदियानी की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो एक लोक नृत्य है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका पदियानी नृत्य है ना, ये आपका केरल का जो आपका उत्सव है ओनम, और ओनम के वार्षिक उत्सव के दौरान जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। और ये जो आपका पदियानी है, ये आपका किस भगवान की पूजा से जो वो जुड़ा हुआ है। तो ये आपके देवी भद्रकाली की पूजा से भी जो वो जुड़ा हुआ है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए केरल की बात आ गई है। तो देखिए केरल राज्य के जो आपके 2 शास्त्रीय नृत्य भी यानी क्लासिकल डांस भी है। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला आपका कथकली है और दूसरा जो है ये आपका मोहिनी अट्टम है। तो देखिए ये जो दोनों जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये आपके केरल राज्य के जो है ये शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टाइम मैगजीन ने साल 2021 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में यानी टॉप 10 इन्फ्लुएंसर लिस्ट में जो है इनमें से किस भारतीय को जो वो शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग वर्ष 2021 में दुनिया के 100 प्रभावशाली आपके इन्फ्लुएंस लिस्ट में जो है आपके 3 भारतीयों को जो वो शामिल किया गया था। और वो 3 भारतीय कौन कौन से थे? तो पहला आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वो शामिल किया गया था। दूसरा आपके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो वो शामिल किया गया था। और तीसरे आपके सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला को जो वो जगह जो वो दिया गया था। तो ये 3 भारतीयों को जो वो जगह दिया गया था। लेकिन इसमें पूछा गया था कि किसको शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन में आपका जो है अमिताभ बच्चन दिया गया था। तो अमिताभ बच्चन को जो वो शामिल नहीं किया गया था। तो अमिताभ बच्चन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2023 में महाराष्ट्र से जो है किसे पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2023 में महाराष्ट्र के तबला वादक जाकिर हुसैन को जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। और जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा अगर पद्म श्री की बात कर ले तो देखिए 2023 में महाराष्ट्र से जो है आपके सुमन कल्याणपुर को जो है ये आपका पद्म श्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था? तो देखिए वर्ष 2023 में टोटल 106 लोगों को जो है ये आपका पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 91 व्यक्तियों को जो पद्म श्री पुरस्कार से, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से और 6 व्यक्तियों को जो वो पद्म विभूषण पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। अब देखिए पद्म विभूषण के बारे में पूछा गया है तो उन 6 व्यक्तियों का नाम भी जो वो देख लेते हैं। जैसे कि पहले आपके बालकृष्ण दोषी को जो है मरणोपरांत जो है ये आपके वास्तुकला के क्षेत्र में जो वो सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। इसके अलावा जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एस.एम. कृष्णा को जो है आपके सार्वजनिक मामलों के क्षेत्रों में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। श्री दिलीप महालनोबिस को जो है मरणोपरांत इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण से 2023 में जो वो सम्मानित किया गया था। श्रीनिवास वर्धन को जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत जो है इन्हें सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है 2023 में पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये 6 व्यक्तियों का नाम जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्न में से किस साम्राज्य के दौरान जो है एक जिले यानी आहार जो था एक प्रशासनिक इकाई था। तो देखिए सातवाहन वंश में जिलों को जो है यह आपका आहार जो है वो कहा जाता था। और देखिए आहार के शासकों को जो है यह आपका महामात्र और अमात्य भी जो वो कहा जाता था। तो यह आपका आहार जो है यह आपका किस वंश का जो प्रशासनिक इकाई था? तो यह आपका सातवाहन वंश का था। तो सातवाहन वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सातवाहन वंश की स्थापना के बारे में बात कर ले तो इसकी जो स्थापना है ना ये आपके सिमुक के द्वारा जो वो
वो किया गया था और सातवाहन वंश का सबसे महान शासक के बारे में पूछा जाता है तो देखिए ये जो आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी थे ना, ये सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि किसने जो है दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी, और इसमें दरोगा प्रणाली में जो है आपके जमींदारी थानेदार को जो है जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण और उसके परोल पर जो है वह स्थानांतरित कर दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका दरोगा प्रणाली की जो शुरुआत है ना, ये कार्नवालिस के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो कार्नवालिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये आपके भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिक्किम में एक बच्चे के जन्म होने पर जो है कितने ट्री लगाने का जो है आपका पहल जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिक्किम राज्य सरकार ने जो है राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है हर बच्चे के जन्म पर 100 पेड़ लगाने की योजना की जो वो शुरुआत की है। तो आपका जो है कितने पेड़ लगाने की शुरुआत किया गया है, तो ये आपका 100 पेड़ लगाने की योजना की शुरुआत जो वो किया गया है। तो 100 पेड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका किस प्रकार की पहल है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रकृति और इंसानों के बीच एक बार फिर से दोस्ताना रिश्ता बनाने के लिए जो है ये आपका सिक्किम राज्य के द्वारा जो है इस योजना को जो वो शुरू किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी, ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी की बात कर ले तो ये आपका कोई भी खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो आपका राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी है ना, ये राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम होती है ना, इन्हें जो ये आपका ट्रॉफी जो वो दिया जाता है। तो आपके साथ ऑप्शन में आपका राष्ट्रीय खेल दिया गया था, तो राष्ट्रीय खेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके राजा भालिंद्र सिंह थे ना, ये आपके क्रिकेटर थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, यानी नेफ्रॉन जो है ये किसका सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो देखिए नेफ्रॉन की बात कर ले तो ये जो आपका गुर्दे यानी किडनी का जो वो सबसे छोटी इकाई होता है। तो किडनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यानी भारतीय संविधान के बारे में जो है आपको गलत स्टेटमेंट जो वो बताना था। तो देखिए एक आपका ऑप्शन में दिया गया था ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता जो वो दिया गया था। तो देखिए इंडियन भारतीय संविधान का जो आपका है ना, ये आपका किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में जो है आपका एकल नागरिकता की जो वो व्यवस्था है, यानी किसी व्यक्ति को जो एक ही समय में भारतीय नागरिकता और किसी दूसरे की देश की जो नागरिकता है वो नहीं दी जा सकती। अगर भारत का नागरिकता मिल गया है तो किसी भी देश का नागरिकता जो उन्हें नहीं दिया जाएगा। और भारत में आपका दोहरी नागरिकता का व्यवस्था नहीं है। तो यही आपका भारतीय संविधान में आपका जो वो गलत स्टेटमेंट दिया गया था, यानी दोहरी नागरिकता के बारे में जो है आपका गलत स्टेटमेंट दिया गया था। तो दोहरी नागरिकता आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एकल नागरिकता की व्यवस्था का जो प्रावधान है कि आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसे आपका ब्रिटिश संविधान यानी इंग्लैंड देश के संविधान से जो इसे लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मृत सागर ये जो है कहाँ पर स्थित है। हालांकि आपका ऑप्शन में आपका मृत सागर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मृत सागर यानी डेड सी जो है ना, ये आपका दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक स्थल रुद्ध खारे पानी की झील है। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि इजराइल और जॉर्डन से जो आपका कौन संबंधित है। तो मृत सागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 जो है ये किस अधिनियम में संशोधन करता है। तो देखिए महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 जो है ये आपके महामारी रोग अधिनियम 1897 में जो है ये आपका संशोधन जो वो करता है। तो 1897 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महामारी रोग विधेयक 2020 को जो है ये आपका राज्यसभा में कब पेश किया गया था। तो इसे आपका 14 सितंबर 2020 को जो वो राज्यसभा में पेश किया गया था। और ये जो आपका महामारी रोग अधिनियम है आपका 1897 को जो वो संशोधित करता है। और ये जो आपका अधिनियम था ना, ये आपके खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की रोकथाम का जो वो प्रावधान था इस अधिनियम में। तो ये पॉइंट भी आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय, यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था।
तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में कलकत्ता में जो है ये आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि आत्मीय सभा की भी जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना, ये आपका 1814-15 में जो है ये भी आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे ये भी पूछा गया था कि ब्रह्म समाज का जो है पुराना नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए ब्रह्म समाज का जो पुराना नाम था ना, ये आपका ब्रह्म सभा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके प्रमुख सामाजिक संगठन एवं उसके संस्थापक के बारे में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर ब्रह्म समाज का आज पूछ लिया गया है तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। आत्मीय सभा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये भी आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है 1814-15 में जो इसकी स्थापना कलकत्ता में जो वो किया गया था। तत्वबोधिनी सभा के बारे में पूछा जाए तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन की जो स्थापना है ना, ये आपका डेरेजियो के द्वारा 1826 में जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो ये आपका केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है कलकत्ता में 1864 में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है यह आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 में मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना है यह आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की जो स्थापना है यह आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है 1875 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। वहीं अगर थियोसॉफिकल सभा के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है यह आपका विवेकानंद के द्वारा 1897 में जो है बेलूर मठ में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है 1873 में पुणे में जो इसकी स्थापना किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना यह आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है 1924 में मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है ना, ये आपके डॉक्टर हेड गेवार के द्वारा जो है 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना किया गया था। हिंदू महासभा की जो स्थापना है ये आपका मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है 1915 में हरिद्वार में इसकी स्थापना किया गया था। सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना है ये आपके NM जोशी के द्वारा 1911 में बंबई में स्थापना किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 बंबई में इसकी स्थापना किया गया था। अहमदिया आंदोलन की जो स्थापना है यह आपका मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है 1889 में पंजाब में इसकी स्थापना किया गया था। देवबंद आंदोलन की जो स्थापना है यह आपके मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा 1866 में जो है सहारनपुर में इसकी स्थापना किया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन की जो स्थापना है ना, यह आपके श्री नारायण गुरु के द्वारा 1903 में जो है केरल में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा जो ये कौन फहराता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राज्य में पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि गणतंत्र दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही जो है हमारा संविधान जो वो लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस जो ये आपका 26 जनवरी को जो वो मनाया जाता है। और राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा जो है ये आपके राज्यपाल के द्वारा जो वो फहराया जाता है। तो गवर्नर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वही अगर बात कर ले राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछा जाए, ये तो आपका राज्य के बारे में हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर जो गणतंत्र दिवस पर जो झंडा है ना, ये आपका कहाँ पर फहराया जाता है, तो ये आपका कर्तव्य पथ पर जो वो फहराया जाता है। और कर्तव्य पथ पर जो झंडा है ना, ये कौन फहराते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो फहराया जाता है। और कर्तव्य इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजपथ का जो नाम बदल कर है ये क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल कर जो ये आपका विजय पथ जो वो कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये तो हो गया आपका गणतंत्र दिवस के बारे में। अगर आपका राज्य में स्वतंत्रता दिवस जो आपका 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, उसमें आपका झंडा कौन फहराता, अगर ये पूछ लिया जाए तो देखिए राज्य में स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा है ना, ये आपके CM यानी उस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके द्वारा जो वो फहराया जाता है। वहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात कर ले तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपका ये जो झंडा ये कहाँ फहराया जाता है, तो ये आपका लाल किला पर फहराया जाता है। और ये जो आपका लाल
लाल किला पर जो झंडा फहराते हैं ना, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो वो फहराते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर केंद्र के बारे में नहीं पूछा गया, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र में आपका जो है केंद्र के सदन में आपका एक लोकसभा और राज्यसभा होता है, और उच्च सदन को केंद्र में जो है ये आपका राज्यसभा जो है वो कहा जाता है। वहीं अगर केंद्र में आपका निम्न सदन को जो है ये आपका लोकसभा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो देखिए राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को जो है ये आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका विधान परिषद कहा जाता है। तो विधान परिषद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य के निचले सदन को क्या कहा जाता है, तो देखिए राज्य के निचले सदन को जो है ये आपका विधानसभा कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में आपके कितने राज्य में जो आपके द्विसदनीय विधायिका है, तो देखिए वर्तमान में आपके 6 राज्यों में जो है ये आपका द्विसदनीय विधायिका है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले आपके विधान परिषद के बारे में, तो देखिए राज्य के ऊपरी सदन में राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक और किसी भी स्थिति में 40 सदस्यों से जो ये आपके कम नहीं हो सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पंडित रविशंकर दिया गया था। तो देखिए पंडित रविशंकर को जो है ये आपके सितार के उस्ताद या फिर सितार माएस्ट्रो के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है, और ये जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में इनसे पहले जो पूछा गया था कि 1999 में पंडित रविशंकर को जो है कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले आपका लता मंगेशकर के बारे में भी पूछा गया था कि 2001 में जो है लता मंगेशकर को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भी जो है आपका भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपका जो है मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो इसे जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसी के तहत जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। वहीं अगर मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद और किस भाग में किया गया, तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है ना, ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो वो किया गया है। और मौलिक कर्तव्य को जो ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका रूस देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिम दिशा में कौन सी नदी जो वो बहती है। तो देखिए पश्चिम दिशा में अगर बहने वाली नदियों की बात कर ले तो देखिए नर्मदा, इसके अलावा ताप्ती, लूनी नदी, घाघर, माही और साबरमती नदी, ये सभी जो नदियां हैं ना, ये आपके पश्चिम दिशा में जो वो बहती है। तो इनमें से आपका माही और साबरमती नदी, ये जो आपका जो है पेयर में दिया गया था, तो माही और साबरमती नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पश्चिम में बहने वाली जो नदियां ना, ये किस में गिरती है, तो ये आपका अरब सागर में जाकर जो वो गिर जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, यहाँ पे पहलवान पूछा गया था कि पहलवान जो ये कौन बनी थी। तो देखिए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला पहलवान है ना, ये आपका गीता फोगाट बनी थी। गीता फोगाट ने 2012 में जो आपका लंदन ओलंपिक हुआ था ना, उसमें जो ये आपके क्वालिफाई की थी। तो गीता फोगाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गीता फोगाट के जीवन पर आधारित आपका एक फिल्म भी बना था, जिसका नाम आपका दंगल था। और दंगल में आमिर खान ने जो है गीता के पिता और कोच महावीर सिंह फोगाट का भी जो वो किरदार निभाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर गीता फोगाट की बात कर ले तो ये जो आपका एक प्रसिद्ध भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है, और इनका जो जन्म है ना, ये आपका हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में जो है इनका जो वो जन्म हुआ था। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गीता फोगाट का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका हरियाणा राज्य से है। और गीता फोगाट ने जो आपका 2010 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, जो कि आपका भारत में आयोजित किया गया था, और इसमें जो आपका स्वर्ण पदक जीतकर जो ये इतिहास भी जो वो रची थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संथाल विद्रोह के जो है मुख्य नेता कौन थे। तो देखिए जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था ये आपका 1855 में जो है ये आपका शुरू हुआ था और इसके जो मुख्य नेता थे ना ये आपके सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू दो भाई थे। तो सिद्धू और कान्हू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले संथाल विद्रोह जो है ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए संथाल विद्रोह जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ जो है ये आपका पूर्वी भारत में जो कि आपका वर्तमान झारखंड और बंगाल में है यहाँ पर जो आपका जो संथाल विद्रोह वो आयोजित किया गया था। बेसिकली जो ये आपका झारखंड में ही आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये आपका भारत में पहला जो ये किसान विद्रोह भी था और जो कि आपका किस आदिवासी समूह से जो वो केंद्रित था। तो ये जो आपका झारखंड में जो आपका संथाल जो आपका आदिवासी समूह है ना इस राज्य में आपका जो एक आदिवासी समूह भी है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि संथाल जो आदिवासी समूह है ये किस राज्य में है। तो ये आपका झारखंड राज्य में है। और देखिए इसी विद्रोह को 1793 के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए भी जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मनी सप्लाई इज ए कंसेप्ट ऑफ यानी मुद्रा आपूर्ति जो है ये किसका एक अवधारणा है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका स्टॉक फ्लो, इसके अलावा बोथ ए एंड बी, इसके अलावा नाइदर ए और नॉर बी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मनी सप्लाई है ना यानी मुद्रा आपूर्ति जो है ये आपका स्टॉक की जो है ये एक अवधारणा है। तो ऑप्शन ए स्टॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुद्रा आपूर्ति को जो है किसी विशेष समय पर जनता के बीच जो है प्रचलन में मौजूद मुद्रा के स्टॉक के अनुसार जो वो मापा जाता है, इसलिए स्टॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो है मनी सप्लाई से नहीं सप्लाई से बारे में पूछा गया था यानी आपूर्ति जो है ये किस प्रकार की अवधारणा है। तो देखिए सप्लाई इज ए कंसेप्ट ऑफ, ये जो आपका क्या हो जाएगा तो ये आपका फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा यानी प्रवाह की अवधारणा है। तो आपका अगर ये पूछा गया था सप्लाई इज ए कंसेप्ट ऑफ तो फिर फ्लो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये जो आपका सप्लाई यानी आपूर्ति जो है ना ये एक आपका प्रवाह अवधारणा है क्योंकि ये समय अवधि से जो है ये आपका संबंधित है यानी टाइम पीरियड से जो ये आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द यानी पहला जो पंचवर्षीय योजना था ना ये किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए पहले पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात कर ले तो ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था और ये जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसे आपका जो वो शुरू किया गया था आपका पंचवर्षीय योजना को। और ये जो आपका पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो वो आधारित था। तो हेराल्ड डोमर मॉडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना ये आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि पर जो ये आपका आधारित था और इसमें आपका जो है ग्रोथ रेट कितना रखा गया था, सॉरी यहाँ पे जो आपका टारगेट जो रखा गया था ना वो आपका 2.1% रखा गया था। लेकिन जो आपका एक्चुअल जो ग्रोथ रेट जो अचीव किया गया था ना वो आपका 3.6% जो वो अचीव किया गया था। यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपका सक्सेसफुल यानी ये जो आपका सफल रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाए तो देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले आपका पूछा गया था कि गरीबी हटाओ का जो नारा है ना ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आता है कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के वजह से उड़ जाता है तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखिए जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के वजह से उड़ जाता है ना तो इस प्रकार के रिएक्शन को जो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो वो कहा जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सिल्वर क्लोराइड का सूत्र अगर पूछा जाए ये क्या होता है तो ये आपका AgCl होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी CM के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो थे ना ये आपके केशव प्रसाद मौर्य थे। तो केशव प्रसाद मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए उत्तर प्रदेश के जो आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे आपके जो है ब्रजेश पाठक हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज
इज कॉल्ड द, यानी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है ये क्या कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है ये आपका भूपर पट्टी या फिर क्रस्ट जो है इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका क्रस्ट दिया गया था, तो क्रस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी की परपट्टी के नीचे का भाग अगर पूछा जाए तो ये क्या कहलाता है? तो देखिए पृथ्वी की परपट्टी के नीचे का जो भाग है ना ये आपका मेंटल जो वो कहलाता है, और मेंटल के ऊपरी भाग को जो ये क्या कहा जाता है? तो ये आपका दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर जो वो कहलाता है। वहीं अगर बात कर ले पृथ्वी की सबसे भीतरी परत के बारे में पूछा जाए तो देखिए पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत होती है ना इसे जो आपका कोर के रूप में जो वो जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आंतरिक कोर जो है ये आपका कितने किलोमीटर तक जो वो फैला हुआ है? तो देखिए ये जो आपका आंतरिक कोर है ना ये पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह से जो है ये आपका 5100 किलोमीटर नीचे तक जो है ये आपका फैला हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका आंतरिक कोर है ना ये मुख्य रूप से जो है किस तत्व का जो वो बना होता है? तो देखिए ये जो आपका आंतरिक कोर है ना ये मुख्य रूप से जो है लोहे और कुछ निकल यानी नाइफ से जो ये बना होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना जो वो किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना इस अधिनियम का जो नाम था यह आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर जो रखा गया था। और इसका जो उद्देश्य था ना इस एक्ट का जो उद्देश्य था वो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को जो वो दूर करना था। और इस अधिनियम ने जो है अपने कंपनी यानी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की जो वो स्थापना की थी। तो अधिनियम के बारे में पूछा गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा 2003 पर स्वास्थ्य बीमा जो ये कितना था? तो देखिए साल 2003 में भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए जो जनसंख्या कवरेज रखा गया था ना वो आपका 29.7% था। वहीं साल 2011 में इसे बढ़ाकर जो वो आपका 95.7% जो वो कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2003 में एक व्यक्ति के लिए जो औसत जो मासिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम है ना ये आपका $282 था। और एक परिवार के लिए अगर बात कर ले इसका जो आपका स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम था यह आपका $756 था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें आपके नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही प्रीमियम का हिस्सा जो था ना वो आपका शामिल जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात कर ले तो देखिए इसकी जो घोषणा है ना ये आपका वर्ष 2003 में किया गया था। और इसका जो मकसद था ना वो देश में किफ़ायती तृतीयक देखभाल सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये जो है कब शुरू किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कर ले तो ये जो आपका इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ना ये बीपीएल समूह को सार्वजनिक और निजी सुविधाओं में जो है अस्पताल में भर्ती होने के लिए नगद रहित जो वो बीमा देना है। और इस योजना को जो है ये आपका 1 अप्रैल 2008 को जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका जो वो शुरू किया गया था। और देखिए इसी योजना को जो है ये आपका 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भी जो वो शामिल किया गया था। तो आपका कब शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2008 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वाई द मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा टू मिल्क, यानी दूध वाला जो है ताजे दूध में थोड़ी मात्रा में जो है ये आपका बेकिंग सोडा को जो वो क्यों मिलाता है? तो देखिए आपके जो ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दूध वाला ताजे दूध में जो है थोड़ी मात्रा में आपका बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ना क्योंकि टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी आपका जो इसे जो है आपका अगर बात कर ले ताकि इसे जल्दी से जो है आपका दही में बदलने से रोका जा सके और इसे खराब होने से भी जो वो बचाया जा सके। यानी खराब होने से बचाने के लिए जो है आपका दूध वाला जो है ताजे दूध में जो है ये बेकिंग सोडा का जो है वो मिलाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पहले जनजातीय खेल महोत्सव का विजेता टीम जो ये कौन रहा है? तो देखिए पहला जो खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन है ना ये आपका 2023 में जो है ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और इस जनजातीय खेल महोत्सव में जो है
आपका पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जो आपका चैंपियन रहा था ना, वो आपका उड़ीसा राज्य रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात करें तो उप विजेता जो आपका ओवरऑल इवेंट में ये जो आपका कर्नाटक रहा था, और द्वितीय उप विजेता जो है ये आपका ओवरऑल इवेंट में जो है ये आपका झारखंड राज्य रहा था। तो इसमें जो आपका विजेता पूछा गया था कि कबड्डी में आपका जनजातीय खेल महोत्सव में कबड्डी में आपका विजेता कौन रहा था, तो ये आपका उड़ीसा राज्य रहा था। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शिमला मिर्च का जो है टेस्ट कैसा होता है। तो देखिए शिमला मिर्च के स्वाद की बात कर ले तो देखिए शिमला मिर्च का जो स्वाद है ना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग का है और उसे जो है कब काटा गया है। तो देखिए आपके बहुत तरह के शिमला मिर्च होते हैं, बहुत कलर के। जैसे कि हरी शिमला मिर्च की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका हरी शिमला मिर्च होता है ना, ये आपका थोड़ा कड़वी होता है। वहीं अगर पीली और नारंगी शिमला मिर्च की बात कर ले तो ये जो आपका हरी मिर्च से जो है ये आपका थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। वहीं अगर लाल शिमला मिर्च की बात कर ले तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो ये आपका विटामिन वाला होता है। वहीं अगर बैंगनी शिमला मिर्च की बात कर ले तो ये जो आपका एक दुर्लभ किस्म का होता है और इसका स्वाद जो है ना, ये लाल शिमला मिर्च से जो है ये कम मीठा होता है। तो वहीं अगर बात कर ले शिमला मिर्च का स्वाद किस प्रकार का होता है, तो ये आपका स्लाइटली बिटर टेस्ट यानी थोड़ा कड़वा स्वाद का होता है। तो स्लाइटली बिटर टेस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।